हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंस बुक्स में से एक की, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब स्टॉक टिप्स या इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला नहीं सिखाती। ये सिखाती है कि पैसे को लेकर हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारी भावनाएं कैसे हमारे फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करती है। हाउसल कहते हैं, पैसे को मैनेज करना जितना आईक्यू पर निर्भर करता है, उससे कहीं ज्यादा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। इस किताब में 20 छोटी छोटी कहानियां हैं, हर एक अलग सबक सिखाती है। आज हम इस वीडियो में उनमें से 10 कहानियों के बारे में जानेंगे। इसके अगले पार्ट में हम बाकी बची हुई 10 कहानियों के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1, नो वंस क्रेजी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही आर्थिक परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग फैसले क्यों लेते हैं? कोई व्यक्ति हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाता है, जबकि दूसरा बिना ज्यादा सोचे खर्च कर देता है। कोई शेयर बाजार में निवेश करने से डरता है, तो कोई बिना हिचक लाखों रुपए निवेश कर देता है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इसका कारण यह नहीं है कि कोई व्यक्ति समझदार है और दूसरा मूर्ख। असल वजह यह है कि हर इंसान की पैसों को देखने की सोच उसके अपने जीवन के अनुभवों से बनती है। जिस व्यक्ति ने बचपन में गरीबी, आर्थिक संघर्ष या पैसों की कमी देखी है, उसके लिए बचत सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। वह हर खर्च से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा भविष्य को लेकर डर बना रहता है। वहीं जो व्यक्ति एक संपन्न परिवार में बड़ा हुआ है, जहां कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, उसके लिए जोखिम लेना और निवेश करना ज्यादा आसान हो सकता है। उसके अनुभव उसे बताते हैं कि अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। मॉर्गन हाउसल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। जो लोग 1970 के दशक में बड़े हुए, जब महंगाई बहुत ज्यादा थी और अर्थव्यवस्था अस्थिर थी, उनके मन में शेयर बाजार और जोखिम भरे निवेश को लेकर डर बैठ गया। उन्होंने अपने आसपास लोगों को आर्थिक नुकसान झेलते देखा था, इसलिए उनको सुरक्षित निवेश ही सही विकल्प लगा। इसके विपरीत जो लोग 1990 के दशक के आर्थिक उछाल के समय बड़े हुए, उन्होंने शेयर बाजार को लगातार बढ़ते हुए देखा। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया कि निवेश करने से धन बनता है, इसीलिए वे बाजार पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों लोग अपने अपने अनुभवों के आधार पर सही हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि पैसों के मामले में कोई भी व्यक्ति पागल फैसले नहीं लेता। वह वही निर्णय लेता है जो उसके अनुभव, परवरिश, परिवार, समाज और जीवन की परिस्थितियां उसे सही लगती हैं। इसलिए जब हम किसी के वित्तीय फैसलों को देखते हैं, तो हमें केवल उसका परिणाम नहीं देखना चाहिए, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजरा है और उसके अनुभवों ने उसकी सोच को कैसे बनाया। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि लोग पैसे के बारे में तर्क से कम और अपने अनुभव से ज्यादा फैसले लेते हैं। इसीलिए किसी के वित्तीय निर्णय को जज करने से पहले उसकी पूरी कहानी समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है और वही कहानी उसके पैसों से जुड़े हर फैसले को आकार देती है। चैप्टर नंबर 2, लक एंड रिस्क। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो लोग बहुत सफल हैं, वे सिर्फ अपनी मेहनत, टैलेंट और सही फैसलों की वजह से वहां तक पहुंचे हैं, और जो लोग असफल हो गए हैं, उन्होंने जरूर कोई बड़ी गलती की होगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यह सोच अधूरी है। सच्चाई यह है कि हर सफलता में मेहनत और स्किल के साथ साथ किस्मत का भी योगदान होता है। उसी तरह हर असफलता सिर्फ गलत फैसलों की वजह से नहीं होती, बल्कि कई बार ऐसे जोखिम भी होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसे समझने के लिए लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। बिल गेट्स बेहद प्रतिभाशाली थे और उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत भी की थी, लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक ऐसी बात भी थी जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। 1960 और 1970 के दशक में दुनिया के बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध थे। बिल गेट्स उन चुनिंदा छात्रों में थे जिन्हें अपने स्कूल में कम उम्र में ही कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिला। इस शुरुआती अनुभव ने उन्हें प्रोग्रामिंग सीखने का ऐसा अवसर दिया जो उस समय लाखों बच्चों को कभी मिला नहीं। यह उनकी मेहनत नहीं, बल्कि किस्मत का हिस्सा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिल गेट्स के सबसे करीबी दोस्त केंट एवंस भी उतने ही बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली थे। दोनों मिलकर भविष्य में एक कंपनी बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन हाई स्कूल के दौरान एक पहाड़ चढ़ने की दुर्घटना में केंट एवंस की मृत्यु हो गई। अगर वह हादसा ना हुआ होता तो शायद दुनिया आज उनकी कहानी भी जानती। लेकिन एक ऐसी घटना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, उसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। यही अंतर है लक और रिस्क का।
लक वह है जो आपके पक्ष में होता है, जबकि रिस्क वह है जो आपके खिलाफ हो सकता है। दोनों ही अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। इसलिए जब हम किसी बहुत सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसकी सफलता का हर हिस्सा सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम है। उसी तरह किसी असफल व्यक्ति को देखकर भी यह नहीं मान लेना चाहिए कि सारी गलती उसी की थी। कई बार परिस्थितियां, समय और किस्मत बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी एक व्यक्ति की असाधारण सफलता को पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें किस्मत का भी हिस्सा हो सकता है। और किसी की असफलता को देखकर तुरंत यह मत मान लीजिए कि उसने सब कुछ गलत ही किया होगा। सबसे समझदारी का तरीका यह है कि ऐसे सिद्धांत, सिस्टम और आदतें अपनाइए जो ज्यादातर परिस्थितियों में काम करे। नियमित बचत करना, लंबी अवधि के लिए निवेश करना, जोखिम को सीमित रखना और लगातार सीखते रहना, ये ऐसी आदतें हैं जो केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती। जब आपकी रणनीति मजबूत होती है तो किस्मत अच्छी हो या बुरी, आप लंबे समय में बेहतर परिणाम पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। याद रखिए कि आप अपनी किस्मत को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने फैसलों और आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, नेवर इनफ। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों से भी पूछें कि उन्हें और कितना पैसा चाहिए, तो कई बार उनका जवाब होगा थोड़ा और। यही इंसानी स्वभाव की सबसे बड़ी चुनौती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन यह तय करना उससे भी मुश्किल है कि मेरे लिए कितना काफी है। यहीं से शुरू होती है नेवर इनफ की समस्या। जब इंसान अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क करना बंद कर देता है तो उसे जो मिला है वह कभी पर्याप्त नहीं लगता। एक लक्ष्य हासिल होते ही अगला लक्ष्य सामने आ जाता है। बड़ी कार के बाद और बड़ी कार, अच्छा घर मिलने के बाद और बड़ा घर, करोड़ों कमाने के बाद अरबों की चाह। धीरे धीरे पैसा एक जरूरत नहीं बल्कि दूसरों से आगे निकलने की दौड़ बन जाता है। और यही दौड़ सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब किसी को लगता है कि उसके पास अभी भी कम है तो वह ज्यादा कमाने के लिए ऐसे जोखिम लेने लगता है जिसकी वास्तव में जरूरत ही नहीं होती। कई लोग अपने जीवन भर की कमाई सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें पहले से मौजूद धन पर्याप्त नहीं लगता। मॉर्गन हाउसल इस बात को समझने के लिए रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं। रजत गुप्ता दुनिया के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडर में से एक थे। वे मैककिन्से एंड कंपनी के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके थे और उनके पास पहले से ही करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति थी। आर्थिक रूप से उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में हिस्सा लिया ताकि और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। परिणाम यह हुआ कि उन्हें जेल की सजा हुई, उनकी अपनी जो रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो गई और उन्होंने वह सब कुछ खो दिया जिसे बनाने में पूरी जिंदगी लगी थी। सोचिए, जिस व्यक्ति के पास पहले से ही इतना कुछ था उसे और पाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि उसके लिए इनफ की कोई सीमा तय नहीं थी। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होगी तो आपकी दौड़ भी कभी खत्म नहीं होगी। चाहे आपके पास जितना भी पैसा आ जाए, आपको हमेशा ही लगेगा कि अभी और चाहिए। लेकिन जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के लिए कितना पर्याप्त है, उसी दिन आपकी आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं। जब आपको पता होता है कि आपके लिए कितना काफी है, तब आप सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए अनावश्यक जोखिम नहीं लेते। आप अपने फैसले लालच से नहीं बल्कि समझदारी से लेते हैं। आपके लिए पैसा सिर्फ अधिक कमाने का साधन नहीं रहता, बल्कि एक सुरक्षित, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का माध्यम बन जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि दौलत का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि मेरे लिए कितना काफी है। जिस इंसान को इनफ का मतलब समझ आ जाता है, वह अपनी कमाई, निवेश और जीवन के फैसले शांति से लेता है। वह हर मौके के पीछे नहीं भागता, हर जोखिम नहीं उठाता और अपनी खुशी की तुलना दूसरों की संपत्ति से तो नहीं करता। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति हर कीमत पर और ज्यादा चाहता है, वह अक्सर वही खो देता है जो उसके पास पहले से था। लेकिन जो व्यक्ति काफी का अर्थ समझ जाता है, वह वही लंबे समय तक अपनी दौलत और अपनी खुशी दोनों बचा कर रख पाता है। चैप्टर नंबर 4, कंपाउंडिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत क्या है, क्या वह उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता है, उनके निवेश की रणनीति है, या फिर उनकी किस्मत? मॉर्गन हाउसल का जवाब थोड़ा अलग है। वे कहते हैं कि वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ यह नहीं है कि वे बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, उनकी असली ताकत है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब
क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगता है। यानी आपका पैसा आपके लिए लगातार काम करता रहता है और समय के साथ उसकी गति तेज होती रहती है। शुरुआत में इसकी रफ्तार बहुत धीमी लगती है। पहले कुछ सालों में आपको लगता है कि निवेश से कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही छोटी छोटी बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी रकम में बदलने लगती है। इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर आप एक छोटे पौधे को रोज पानी देते हैं तो पहले महीनों तक उसमें बहुत कम बदलाव दिखाई देते हैं, लेकिन सालों बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन जाता है। और पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी बढ़ोतरी का परिणाम होता है। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि वॉरेन बफेट की वर्तमान नेटवर्थ का लगभग 95% हिस्सा उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन के बाद कमाया। पहली नजर में ये सुनकर लगता है कि उन्होंने जीवन के आखिरी हिस्से में अचानक बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उन्होंने अपने यंग एज से निवेश करना शुरू किया था, लगभग 70 वर्षों तक बिना रुके निवेश करते रहे। इतने लंबे समय तक कंपाउंडिंग को काम करने का मौका मिला, इसलिए उनका धन असाधारण गति से बढ़ता गया। राइटर एक दिलचस्प तुलना भी करते हैं। अगर वॉरेन बफेट ने निवेश करना 10-15 साल बाद शुरू किया होता या बीच में रुक गए होते और सिर्फ लगभग 30 साल तक ही निवेश किया होता, तो आज उनकी संपत्ति वर्तमान के मुकाबले करीब 99% कम होती। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी निवेश की क्षमता कम हो जाती, बल्कि इसका मतलब यह है कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा साथी है समय, यानी कि टाइम। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि निवेश में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं होती है। असल चुनौती होती है इतने लंबे समय तक खेल में बने रहना कि कंपाउंडिंग अपना पूरा जादू दिखा सके। बहुत से लोग हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश की तलाश में रहते हैं। वे बार बार अपनी रणनीति बदलते हैं, जल्दबाजी में खरीदते हैं और बेचते हैं, और छोटी छोटी गिरावट देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा करके वे अपनी कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत टाइम को खत्म कर देते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा जो सबक है वो है, निवेश में सफलता का राज सिर्फ ऊंचा रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि अच्छे रिटर्न को लंबे समय तक बनाए रखना है। अगर आप धैर्य रखते हैं, नियमित निवेश करते हैं और बार बार अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदलते, तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए याद रखिए, कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं बल्कि धैर्य का इनाम है। जितना ज्यादा समय आप अपने निवेश को बढ़ाने का मौका देंगे, उतनी ही ज्यादा ताकत से कंपाउंडिंग काम करेगा। इसलिए निवेश में सबसे मूल्यवान संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय है। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना और पैसे को लंबे समय तक संभाल कर रखना, ये दो अलग अलग स्किल हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में अच्छी कमाई कर लेते हैं, कुछ लोग सही समय पर निवेश करके बड़ी दौलत बना लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिन्होंने करोड़ों कमाने के बाद भी सब कुछ खो दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन कमाने के लिए जिन गुणों की जरूरत होती है, वही गुण हमेशा धन बचाने के लिए काम नहीं आते। धन कमाने के लिए आपको नए अवसरों पर विश्वास करना पड़ता है, जोखिम लेना पड़ता है, कई बार दूसरों से अलग सोचने की हिम्मत दिखानी पड़ती है। यानी इसमें ऑप्टिमिज्म और रिस्क टेकिंग की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन जब आपके पास धन आ जाता है, तब खेल बदल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहता कि और कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये हो जाता है कि जो कमाया है उसे बचाया कैसे जाए। यहीं पर जरूरत पड़ती है 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स की। पहला, ह्यूमिलिटी, यानी कि नम्रता। ये स्वीकार करना कि आपकी सफलता का हर हिस्सा सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम नहीं था। यही समय, यही लोग, यही अवसर और थोड़ी सी किस्मत भी आपकी सफलता में शामिल हो सकती है। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी हर सफलता सिर्फ उसकी अपनी स्किल की वजह से है, अपने टैलेंट की वजह से है, तब वह जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और ऐसे जोखिम लेने लगता है जो अंत में उसे भारी पड़ सकते हैं। दूसरा स्किल है हेल्दी फियर, यानी कि एक संतुलित डर। यह डर आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि अलर्ट बनाता है। यह याद दिलाता है कि बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, बिजनेस हमेशा अच्छा नहीं चलेगा और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। यही सोच आपको अपनी पूरी संपत्ति एक ही जगह लगाने या बिना सोचे समझे बड़े जोखिम लेने से बचाती है। तीसरा स्किल होता है सर्वाइवल माइंडसेट। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वित्तीय दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है
वो है सबसे पहले खेल में बने रहो। अगर आप खेल से ही बाहर हो गए तो भविष्य में मिलने वाले सभी ऑप्शंस, आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि हमेशा ऐसा प्लान बनाइए जिसमें सबसे खराब परिस्थिति आने पर भी आप पूरी तरह बर्बाद ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पूरे पैसे को एक ही निवेश में लगा देगा क्योंकि उसे लगता है कि वहां से बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। अगर उसका अनुमान गलत निकला तो उसकी वर्षों की कमाई एक झटके में खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने निवेश को अलग अलग जगह बांटता है, कुछ कैश अपने पास रखता है और कुछ इमरजेंसी के लिए तैयारी करता है, वह शायद थोड़ा कम रिटर्न कमाएगा लेकिन उसके लंबे समय तक सफल रहने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। यही कारण है कि मॉर्गन हाउसल बार बार कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है, क्योंकि कंपाउंडिंग, निवेश और धन निर्माण ये सभी तभी काम करते हैं जब आप वर्षों तक खेल में बने रहें। एक बहुत बड़ी गलती, एक लापरवाह फैसला या एक अत्यधिक रिस्क आपकी कई सालों की मेहनत को कुछ ही दिनों में निपटा सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो सबक है वो है धन कमाना एक उपलब्धि है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना एक बुद्धिमानी है। हमेशा ऐसे फैसले लीजिए जिनसे आप लंबे समय तक फाइनेंशियली रूप से सुरक्षित रहें। हर अवसर के पीछे भागना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला वही न होता है जो आपको नुकसान से बचा ले। इसलिए याद रखिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड में जीत हमेशा सबसे ज्यादा कमाने वाले की नहीं होती बल्कि सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाले की होती है, क्योंकि जब आप खेल में बने रहेंगे तो समय, अनुभव और कंपाउंडिंग तीनों आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। चैप्टर नंबर 6, टेल्स यू विन। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सफल बनने के लिए हर फैसला सही होना चाहिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हर प्रोडक्ट हिट होना चाहिए, अगर निवेश कर रहे हैं तो हर स्टॉक मुनाफा देना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वास्तविक दुनिया ऐसे काम नहीं करती। सफलता का सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि आप हर बार सही हो, बल्कि यह है कि जब आप सही हो तो वह सफलता इतनी बड़ी हो कि आपकी बाकी छोटी छोटी गलतियों की भरपाई कर दे। इसी सिद्धांत को लेखक ने टेल्स यू विन कहते हैं। स्टैटिक्स में टेल इवेंट्स उन दुर्लभ घटनाओं को कहा जाता है जो बहुत कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो उनका प्रभाव असाधारण होता है। यही स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में भी लागू होती है। ज्यादातर निवेश सामान्य रिटर्न देते हैं, कुछ निवेश नुकसान भी कराते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ एक या दो शानदार निवेश आपकी पूरी जिंदगी की तस्वीर बदल देते हैं। मॉर्गन हाउसल इस बात को जेफ बेजोस और अमेजोन के उदाहरण से समझाते हैं। आज अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन इसकी सफलता का मतलब यह नहीं है कि कंपनी का हर फैसला सफल रहा। अमेजोन ने कई वर्षों में कई प्रोडक्ट और सेवाएं लॉन्च की जो उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। कुछ प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद करने पड़े और उन पर लगाया गया पैसा भी वापस नहीं आया। लेकिन फिर आए कुछ ऐसे फैसले जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। Amazon.com ने ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका बदल दिया और बाद में Amazon वेब सर्विस ने क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। AWS यानी कि Amazon वेब सर्विस अकेले ही Amazon के लिए इतना बड़ा बिजनेस बन गया कि उसने कंपनी की कई असफलताओं की भरपाई कर दी। यानी अगर अमेजोन के 10 फैसलों में से 7 या 8 फैसले असफल भी रहे तो भी 2 असाधारण सफल फैसले इतने बड़े साबित हुए कि अंत में कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई। यही बात निवेश में भी होती है। मान लीजिए आपने 20 कंपनियों में निवेश किया है। हो सकता है उनमें से कई कंपनियां बहुत अच्छा प्रदर्शन ना करे, कुछ में नुकसान भी हो जाए, लेकिन अगर उनमें से सिर्फ एक या दो कंपनियां कई गुना बढ़ जाए तो वही आपके पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न तय कर सकती है। यानी हर फैसले का सही होना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप खेल में बने रहें, लगातार सीखते रहें, खुद को ऐसे अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करते रहें जहां कोई एक बड़ा सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सके। यही कारण है कि सफल निवेशक और सफल बिजनेसमैन असफलताओं से घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि हर प्रयास सफल नहीं होगा, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि एक असाधारण सफलता कई छोटी असफलताओं से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, सफलता का मतलब 100% सही होना नहीं है। अगर आपके ज्यादातर फैसले औसत या असफल भी हों, तब भी कुछ बड़े सही फैसले आपकी सारी मेहनत का परिणाम बदल सकते हैं। इसलिए हर छोटी असफलता से निराश होने के बजाय सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए।
इसलिए याद रखिए कि निवेश और बिजनेस में जीत उसकी नहीं होती जो कभी गलती नहीं करता, बल्कि उसकी होती है जो इतनी देर तक प्रयास करता रहता है कि एक बड़ा सही फैसला उसकी सभी छोटी गलतियों को पीछे छोड़ देता है। चैप्टर नंबर 7, फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा इसलिए कमाया जाता है ताकि बड़ा घर, महंगी गाड़ी या लग्जरी लाइफस्टाइल खरीदी जा सके। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि फ्रीडम खरीदने में है। असल अमीरी तब महसूस होती है जब आपके पास अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण होता है। जब आप सिर्फ पैसों की मजबूरी में कोई काम नहीं करते रहते, बल्कि अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं। जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, नया करियर शुरू कर सकते हैं या किसी गलत माहौल को छोड़ सकते हैं बिना इस डर के कि पैसों की कमी हो जाएगी। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया भर में हुई कई रिसर्च का एक ही रिजल्ट आया है कि खुशी की सबसे बड़ी वजह बड़ी सैलरी या महंगी चीजें नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होने का एहसास है। यानी जब आपको यह आजादी हो कि आप अपना समय कैसे बिताएं, किसके साथ काम करें और किन चीजों को ना कह सके, तभी पैसा वास्तव में आपके लिए काम कर रहा होता है। इसलिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि ऑप्शन बनाने का साधन है। जितनी ज्यादा आर्थिक सुरक्षा होगी, उतने ही ज्यादा विकल्प आपके पास होंगे और उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता आपके जीवन में होगी। इसलिए इस चैप्टर का जो सबक है वो है, पैसे का असली उद्देश्य अमीर दिखना नहीं, बल्कि स्वतंत्र जीवन जीना है। अपनी कमाई का उपयोग ऐसी वित्तीय स्थिति बनाने में करें जहां आपके पास समय, विकल्प और खुद निर्णय लेने की आजादी हो। याद रखिए, सबसे अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जिसके पास अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी होती है। चैप्टर नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास महंगी कार, लग्जरी घड़ी या बड़ा घर होगा तो लोग हमारी ज्यादा इज्जत करेंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। वे इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर किसी को एक बहुत महंगी कार चलाते हुए देखते हैं। उस टाइम पर आप शायद यह नहीं सोचते कि ये इंसान कितना महान है, बल्कि आपके मन में ज्यादा संभावना होती है कि आप सोचे, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। यानी आपका ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस चीज पर चला जाता है जो उसके पास है। लोग अक्सर उस इंसान की प्रशंसा कम करते हैं और खुद को उसकी जगह ज्यादा कल्पना करते हैं। यही वजह है कि सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदना अक्सर उम्मीद के मुताबिक सम्मान नहीं दिलाता। लोग आपकी संपत्ति को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी ज्यादा इज्जत भी करेंगे। असल सम्मान आपके व्यवहार, ईमानदारी, विनम्रता, दयालुता और दूसरों के साथ आपके रिश्तों से मिलता है, ना कि सिर्फ आपकी महंगी चीजों से। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, दिखावे पर खर्च किया गया पैसा अक्सर वह सम्मान नहीं दिलाता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। अगर आपका लक्ष्य लोगों की नजर में सम्मान पाना है तो ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, ईमानदारी और अच्छा कैरेक्टर किसी भी लग्जरी कार या महंगी घड़ी से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। याद रखिए, लोग आपकी संपत्ति को कुछ देर के लिए नोटिस कर सकते हैं, लेकिन वे आपको हमेशा आपके व्यवहार और चरित्र की वजह से याद रखते हैं। चैप्टर नंबर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ज्यादातर लोग रिच और वेल्दी होने को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। रिच होने का मतलब है कि आपके पास आज खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। लोग इसे महंगी कार, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी घड़ियों और महंगे लाइफस्टाइल के रूप में देख सकते हैं। लेकिन वेल्थ यानी असली दौलत कुछ और है। वेल्थ वह पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, वह पैसा जो आपके बैंक अकाउंट, निवेश, बिजनेस या अन्य एसेट्स में सुरक्षित है और भविष्य में आपके लिए काम करेगा। इसलिए मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, वेल्थ इज हिडन, इट्स इनकम नॉट स्पेंट। यानी दौलत दिखाई नहीं देती क्योंकि वह खर्च नहीं की गई होती। मान लीजिए दो लोगों की मासिक आय एक जैसी है। पहला व्यक्ति अपनी पूरी कमाई महंगी चीजों पर खर्च कर देता है ताकि लोग उसे अमीर समझें। बाहर से देखकर उसकी लाइफस्टाइल बहुत शानदार लगती है। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाता है और उसको इन्वेस्ट करता है। बाहर से देखकर वह शायद उतना अमीर ना लगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती रहती है। कुछ सालों बाद असली आर्थिक ताकत किसके पास होगी? अक्सर उस व्यक्ति के पास जिसने दिखावे के बजाय बचत और निवेश को चुना। यही कारण है कि कई सचमुच अमीर लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं।
वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के बजाय उसे बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर वह रुपया जो बिना सोचे समझे खर्च कर दिया गया, वह भविष्य में कमाई करने का अवसर भी खो देता है। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि समाज अक्सर लोगों को उनकी दिखाई देने वाली चीजों से आंकता है, जबकि असली वित्तीय ताकत उन चीजों में होती है जो दिखाई ही नहीं देती, जैसे बचत, निवेश, इमरजेंसी फंड और लंबे समय तक बढ़ती हुई संपत्ति। इस चैप्टर का सबसे बड़ा जो सबक है वो है दिखने में अमीर होना और वास्तव में अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। अगर आपका लक्ष्य लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाइए और उसे समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। दिखावे के लिए खर्च करने से तात्कालिक खुशी मिल सकती है, लेकिन बचत और निवेश आपको भविष्य की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अवसर देते हैं। इसलिए याद रखिए, असली दौलत वह नहीं है जो लोग देख सकते हैं, बल्कि वह है जो चुपचाप आपके भविष्य को सुरक्षित बना रही है। चैप्टर नंबर 10, सेव मनी। बहुत से लोग मानते हैं कि बचत तभी संभव है जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो या आपको इन्वेस्टमेंट से शानदार रिजल्ट मिले हो, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में बचत आपकी कमाई से कम और आपकी आदतों से ज्यादा जुड़ी होती है। धनवान बनने के लिए हमेशा ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करना सीखें। लेखक कहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति इस बात से तय नहीं होती कि आपकी सैलरी कितनी है, बल्कि इस बात से तय होती है कि हर महीने उसमें से कितना पैसा आपके पास बचता है। यही कारण है कि दो समान आय वाले लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। एक व्यक्ति अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है क्योंकि उसकी इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका घर, गाड़ी, छुट्टियां और लाइफस्टाइल भी महंगे हो जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरी ओर कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को सीमित रखता है, वह आय बढ़ने पर भी अपने खर्चों को उसी रेशो में नहीं बढ़ाता। नतीजा यह होता है कि उसकी बचत और निवेश हर साल बढ़ते रहते हैं। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि सेविंग सिर्फ भविष्य के किसी एक लक्ष्य के लिए नहीं होती, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए होती है। आपको आज यह नहीं पता कि 5 या 10 साल बाद कौन सा अवसर आपके सामने आएगा या किस मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बचत होगी तो आपके पास फैसले लेने की आजादी होगी। बचत आपको सिर्फ पैसा नहीं देती है, बल्कि ऑप्शन भी देती है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ समय के लिए आराम करना चाहते हैं या किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े, तो आपकी बचत ही आपको कॉन्फिडेंस देती है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि बिना किसी खास कारण के भी बचत करना एक समझदारी भरी आदत है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और बचत उसी अनिश्चितता के खिलाफ आपकी सुरक्षा है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, असली वित्तीय ताकत ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार बचाने में है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए और नियमित बचत की आदत बनाइए। समय के साथ यही बचत आपकी आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और नए अवसरों की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। याद रखिए, बचत किया हुआ पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि भविष्य में बेहतर फैसले लेने की आजादी और जीवन में आने वाली अनिश्चितताओं का सबसे मजबूत सहारा होता है।